सर, लड़की के हुलिये से शरीफ घर की लगती है, लेकिन इस पर ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम है। इंस्पेक्टर की बात पर डिप्टी डायरेक्टर फारिस जमान ने ताज्जुब भरी नजरों के साथ बाहर देखा, जहां सर से पांव तक चादर में लिपटी आयजा बेंच पर बैठी खौफ से कांप रही थी। सर, मेरा मशवरा है इस लड़की की तफ्तीश एक दूसरे तरीके से करें। शरीफ हुई तो फौरन असल मुजरिम का नाम बता देगी, वरना जस्ट शट अप करीम खान। इंस्पेक्टर के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट देख फारिस गुस्से से टेबल पर हाथ मारते धाड़ा, ये लड़की तुम जैसे घटिया अफसर की कस्टडी में हरगिज नहीं रहेगी। मेरे ड्राइवर से कहो इसे जमान हाउस पहुंचाए। वो इसे हिफाजत की खातिर अपने घर लाया, मगर सुबह नस्वानी सिसकियों पर इसकी आंख खुली तो बेडशीट पर लगे दागों पर नजर पड़ते वो पत्थर हुआ। ओ शट! इंस्पेक्टर की बात सुनकर डिप्टी डायरेक्टर फारिस जमान ने हैरत भरी निगाह खड़ी की, खिड़की की जानिब उठाए, जहां सर से पांव तक चादर में लिपटी आयजा बेंच पर बैठी खौफ से कांप रही थी। इसकी झुकी हुई नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर फौरन जमीन पर जम जाती। इसके वजूद पर ऐसा लर्जा तारी था जैसे हर गुजरता लम्हा इसके लिए नई आजमाइश बन चुका हो। फारिस जमान इस शोबे का खतरनाक तरीन अफसर माना जाता था। इसके सामने बैठने वाले बड़े बड़े मुजरिम चंद लम्हों में टूट जाते थे। कई लोग तो ऐसे जुर्म भी कबूल कर लेते थे जो हकीकत में इन्होंने कभी किए ही नहीं होते थे। ड्रग स्मगलिंग के मुकदमात में इसकी शोहरत पूरे महकमे में अलग पहचान रखती थी। इसकी नजर मामूली इशारों से सच झूठ का अंदाजा लगा लेती थी। यही वजह थी कि मंशियात फरोश इसके नाम से खौफ खाते थे। इससे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि सामने मर्द खड़ा या औरत। कानून की नजर में हर मुजरिम बराबर था। फिर भी आज पहली बार इसकी नजर इस चेहरे पर रुक गई थी। आयजा के चेहरे की मासूमियत इसके बरसों के तजर्बे से टकरा रही थी। इसके अंदर एक अजीब सा तजाद पैदा हो गया था, जैसे इसकी फेस रीडिंग पहली बार किसी दीवार से टकरा गई हो। सर, मेरा मशवरा है इस लड़की की तफ्तीश दूसरे तरीके से की जाए। फारिस ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। क्या मतलब है दूसरे तरीके से? कहना क्या चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर करीम खान हल्का सा मुस्कुराया। सर, ये ड्रग्स डीलिंग की दुनिया बहुत गंदी होती है। यहाँ पहुंचने वाली कोई भी लड़की बेदाग नहीं होती। आप बेहतर जानते हैं ऐसे लोगों से मालूमात निकालने के कुछ खास तरीके होते हैं। चंद घंटों में हकीकत सामने आ जाएगी। अगर वाकई शरीफ हुई तो असल मुजरिम का नाम खुद बता देगी, वरना सब कुछ वाजे हो जाएगा। फारिस की आंखों में एकदम सख्ती उतर आई। जस्ट शट अप करीम खान। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि चंद लम्हों के लिए सबके सांस रुक गए। फारिस ने पूरी कुव्वत से हाथ मेज पर मारा। इसकी आवाज पूरे दफ्तर में गूंज उठी। ये लड़की तुम्हारी कस्टडी में एक लम्हा भी नहीं रहेगी। करीम खान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सर, मेरा मतलब सिर्फ ये था। फारिस ने इसे दरमियान में रोक दिया। मुझे तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ आ गया। तुम तफ्तीश के नाम पर अपनी हदें भूल चुके हो कि महकमा कानून नाफिज करने के लिए बनाया गया, किसी बेबस इंसान की इज्जत उछालने के लिए नहीं। करीम खान ने नजरें झुका ली। सर, शायद आप इस पर जरूर से ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। एतमाद अभी किसी पर नहीं किया। मैंने सिर्फ ये फैसला किया है कि तहकीकात कानून के मुताबिक होंगी। मेरी मौजूदगी में कोई भी अफसर अपनी ख्वाहिश को तफ्तीश का नाम नहीं दे सकता। फारिस चलना में खामोश फिर मजबूत लहजे में बोला, मुझे ऊपर से मुकम्मल इख्तियार हासिल है। किसी केस की हर जिम्मेदारी अब मेरे पास होगी। मालूमात भी मैं खुद हासिल करूंगा। 1 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट मेरे सामने होगी, शायद इससे भी पहले। ये कहकर फारिस ने फाइल उठाई, दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा। आयजा ने लड़ती हुई निगाहों से पहली बार इसकी तरफ देखा। इस एक लम्हे में खौफ अभी बाकी था। उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी इसकी आंखों में उतर आई थी। जबकि फारिस खामोश चेहरे के साथ आगे बढ़ गया, इसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर हकीकत क्या थी? जमान हाउस शहर के पुरसकून इलाके में वाक़ एक वसी घर था, जहां गैर जरूरी शोर की कभी इजाजत नहीं थी। इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, फारिस, जमान, एक पुराना मुलाजिम सलीम। बाकी पूरा घर हमेशा खामोश रहता था, जैसे हर दीवार अपने अंदर कई राज छुपाकर बैठी हो। आयशा को गाड़ी से उतारकर सीधा ऊपर वाली मंजिल पर ले जाया गया। दरवाजा खुला। सामने एक साफ सुथरा कमरा मौजूद था, जहां आरामदेह बिस्तर रखा था। एक तरफ टीवी लगा था, कोने में एसी चल रहा था। मेज कुर्सी अपनी जगह मौजूद थी, पानी की बोतलें रखी थी। अलमारी खाली खड़ी थी, साथ ही कुशादा बाथरूम भी मौजूद था। पूरा कमरा किसी जेल की कोठरी के बजाय एक मुहज्जब बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था। आयशा चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बिस्तर के किनारे बैठ गई। इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر کمرے پر نظر دوڑاتی، جسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس نے سوچا تھا پولیس اسے سیدھا حوالات میں ڈال دے گی، گندی سی کوٹری ہوگی، سخت رویہ ہوگا، چیخیں ہوں گی، دھمکیاں ہوں گی، مگر یہاں ہر چیز اس کی سوچ سے مختلف تھی۔ یہی فرق اس کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی خاموش لوگ اکثر زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں تھامے بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہیں دھیرے دھیرے دھندلانے لگیں، پھر صبح کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا۔ صبح وہ صرف چند ضروری چیزیں خریدنے شاپنگ مال گئی تھی۔ اس دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا تھا، ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، اپنی کمائی سے اپنا خرچ پورا کرتی تھی، خاموش زندگی گزارتی تھی، کسی سے غیر ضروری تعلق نہیں رکھتی تھی۔ پھر چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ مال کے اندر اچانک سیکیورٹی اہلکار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ منشیات تلاش کرنے والے تربیت یافتہ کتا بار بار اس کے سامنے آ کر رک جاتا، پھر مسلسل بھونکنے لگتا۔ اہلکاروں نے اس کا پرس لیا، تلاشی شروع ہوئی۔ چند لمحوں بعد ایک پیکٹ نکلا، جسے دیکھتے ہی سب کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ عائزہ کی سانس جیسے رک گئی۔ یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ میرے پرس میں کیسے آیا۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی تھی، جیسے فیصلہ پہلے ہی سنایا جا چکا ہو۔ وہ بار بار اپنی بے گناہی بیان کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ چند منٹ بعد اسے تحویل میں لے لیا گیا۔ وہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکی تھی جہاں قانون کے مطابق اسے بیرونی رابطے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نہ کسی کو فون کر سکتی تھی، نہ کسی وکیل سے رابطہ کر سکتی تھی۔ جب تک ابتدائی تفتیش مکمل نہ ہو جاتی، وہ مکمل نگرانی میں رہنے والی تھی۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، اگر میں بے گناہ ہوں تو میری مدد فرما، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اسی لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازے کے سامنے سایہ رکا، پھر ہینڈل آہستہ سے گھوما۔ عائزہ کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب اس کی پہلی باقاعدہ تفتیش شروع ہونے والی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، فارس اندر داخل ہوا۔ ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی، کرسی کھینچ کر عائزہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل عائزہ کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ ہر حرکت، ہر سانس، ہر بدلتے تاثر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لو۔ عائزہ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہونٹ خشک تھے، چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اگلے لمحے فارس نے پوری طاقت سے ہاتھ میز پر مارا۔ اس کے بعد اگر تم مجھ سے بھیک بھی مانگو گی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں نہیں دوں گا۔ عائزہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سامنے بیٹھا شخص کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے فوراً پلیٹ اپنی طرف کھینچی، لرزتے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ صبح سے اس کے پیٹ میں ایک نوالا بھی نہیں گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد مسلسل پوچھ گچھ، سفر، انتظار، خوف، ہر چیز نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ اب بھوک اچانک شدت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ جلدی جلدی کھاتی رہی۔ چلموں بعد اس نے پانی کی بوتل اٹھائی، ایک کے بعد دیکھ رہے کئی گھونٹ پیے لیے۔ فارس خاموش بیٹھے سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ ہر لمحہ اس کے رد عمل کا جائزہ لے رہا ہو۔ چلموں بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، ضرورت کی ہر چیز موجود رہے گی۔ اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی تو آخر میں تمہیں وکیل بھی مل جائے گا۔ تم رنگے ہاتھوں ڈرگز کے ساتھ پکڑی گئی ہو، تمہاری CCTV فوٹیج موجود ہے، مال میں موجود ہزاروں لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے پرس سے ڈرگز برآمد ہوئی۔ اب یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں رہا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا دو، ہماری مخبر بن جاؤ، اپنے گینگ تک ہمیں پہنچا دو، پھر تمہارے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ عائزہ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جوڑ لیے۔ اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میرے پرس میں یہ سب کچھ کیسے آیا۔ میں اپنے گھر سے صرف ضروری سامان لینے نکلی تھی۔ اس وقت مال میں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، میں نہیں جانتی۔ فارس کی نظریں مزید سخت ہو گئیں۔ اچانک اس نے دوبارہ میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں یہاں ایک ہی بات بار بار سننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے سارے ثبوت تمہارے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون تمہارے خلاف اتنی بڑی منصوبہ بندی کرے گا؟ تم کون ہو؟ اگر تم اس معاشرے کے کام سے لڑکی ہو، پھر تمہارے خلاف اتنی بڑی منصوبہ بندی کیوں کی جائے گی؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا، مجھے حقیقت بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ اس نے پوری ہمت جمع کی۔ میرے پاس صرف ایک سچ ہے، وہ یہ کہ میرا اس ڈرگز کے پیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فارس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھکا۔ تمہیں پتہ تمہارا اس پیکٹ کے ساتھ پکڑا جانا اینڈ آف سٹوری ہے۔
बस यही तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। तुम्हारे खिलाफ ऐसी दफात लग सकती हैं कि सीधी जेल जाओगे। पर जब तक तुम्हारे मुकदमे की बारी आएगी शायद तुम इस दुनिया में भी ना हो। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ तफ्तीश करने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। क्योंकि तुम किसी शरीफ खानदान की लगती हो, इसलिए आखिरी दफा कह रहा हूँ, मेरे साथ तावन करो। ये सुनते आयजा ने पहली बार खौफ के साथ साथ गुस्से से भी इसकी तरफ देखा। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ आपके कहने पर कोई झूठ बोल दूंगी? मैंने कह दिया मेरा इस पैकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानती वो मेरे पर्स में किस तरह आया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। फारिस अपनी जगह से उठा, चंद कदम चलकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसकी नजरें बाहर अंधेरे में गुम थी। अपने पूरे करियर में वो दर्जनों नहीं सैकड़ों मुलजिमों से मिल चुका था। तकरीबन हर शख्स गिरफ्तारी के बाद यही कहता था कि वो बेकसूर है। हर कोई यही दावा करता था कि इसे नहीं मालूम ममनुआ चीज इसके पास कैसे आई। बरसों के तजर्बे ने इसके अंदर ऐसे जुमलों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि आयजा की हर बात इसे बाकी तमाम मुकदमात जैसी महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा इसकी तरफ मुड़ा। मेरे लिए सिर्फ दो चीजें अहम है, सच, सबूत। अगर तुम सच कह रही हो फिर सबूत भी मिल जाएंगे। अगर तुम झूठ बोल रही हो फिर तुम्हें भी ज्यादा देर नहीं छुपेगा। एक हफ्ता बहुत होता है किसी भी राज तक पहुंचने के लिए। आयजा ने आहिस्ता से सर झुका लिया। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फारिस ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। फिर देखते हैं तुम्हारा सच पहले सामने आता है या मेरे सबूत। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आयजा खामोश बैठी बंद होते दरवाजे को देखती रही। इसके दिल में एक ही दुआ बार बार गूंज रही थी कि किस तरह असल मुजरिम सामने आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हर सबूत हमेशा इसी के खिलाफ खड़ा नजर आने वाला था। अगली सुबह जवान हाउस की फजा पहले से कई ज्यादा बोझल महसूस हो रही थी। खामोश राहदारियों में सिर्फ कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आयजा पूरी रात जागती रही। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के नुमाया हो चुके थे। वो मुसलसल एक ही सवाल सोच रही थी कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दरवाजा जोर से खुला। फारिस अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुज़िश्ता रात वाली हल्की सी नरमी भी बाकी नहीं थी। ऐसे चला मैं खामोश रहकर आयजा को देखा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रोज तुम्हारी जुबान से यही सुनता रहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। आयजा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि यही सच है। अगले लम्हे फारिस ने गुस्से में इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आयजा लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चंद लम्हे संभल न सकी। फारिस ने बाहर खड़े मुलाजिम को आवाज दी, इस कमरे में से सब कुछ निकाल दो। चंद मिनटों में मेज हटा दी गई, कुर्सी उठा ली गई, टीवी उतार लिया गया, एसी बंद कर दिया गया, पानी की बोतल भी बाहर ले जाई गई। बिस्तर, तकिया, चादर, हर चीज गायब हो गई। चलमों में वो आरामदेह कमरा एक खाली सा इंटेरोगेशन रूम बन चुका था। फारिस दोबारा इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब शायद तुम्हें समझ आ जाए कि वक्त जाया करने की कीमत क्या होती है। आयजा खामोशी से इसे देखती रही। मैं बेगुनाह हूं। फारिस ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा। ये एक ही जुमला तुम कितनी बार दोहराना चाहती हो? जब तक सच यही है तब तक यही कहूंगी। फारिस ने इसे जोर से पीछे धकेल दिया। तुम अपने आप को बहुत मजबूत समझती हो। आयजा बामुश्किल संभली। मैं सिर्फ झूठ नहीं बोल सकती। फारिस कमरे में चक्कर लगाने लगा। चंद लम्हों बाद फिर इसके सामने आकर रुक गया। देखो अभी भी वक्त है। अगर तुम ये कबूल कर लो कि तुम इस गैंग का हिस्सा थी, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ रियायत हो जाए। मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए। मुझे सिर्फ इस नेटवर्क तक पहुंचना है। आयजा ने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं वो जुर्म कैसे कबूल कर लूं जो मैंने किया ही नहीं? फारिस ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने अभी भी हकीकत नहीं बताई फिर बहुत बुरा फंस जाओगी। आयजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहले ही फंस चुकी हूँ, मगर झूठ बोलकर अपने आप को मजीद नहीं डुबोंगी। फारिस ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बार बार तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मेरे पास भी बार बार एक ही जवाब है। कौन सा जवाब? मैं बेगुनाह हूं। ये सुनकर फारिस ने मायूसी से आंखें बंद कर ली। अपने पूरे करियर में इसने बेशुमार मुल्जिमों से ये अल्फाज सुने थे। हर शख्स अपनी बेगुनाही का दावा करता था। हर शख्स खुद को साजिश का शिकार बताता था। बरसों के तजर्बे ने इसके अंदर ऐसे दावों पर यकीन करना तकरीबन खत्म कर दिया था। इसने दोबारा आयजा की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारे साथ कौन लोग थे? कोई नहीं। ड्रग्स तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं मालूम। किसने रखी? मुझे नहीं मालूम। तुम किसके लिए काम करती हो? किसी के लिए नहीं। हर जवाब एक जैसा था। हर बार एक ही इंकार। कमरे में खामोशी छा गई। फारिस चंद लम्हे से देखता रहा। आयजा के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। थकन भी थी, आंसू भी थे, फिर भी उसके जवाब में कोई तब्दीली नहीं आई। आखिरकार फारिस दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारी खामोशी पहले टूटती है या मेरे सबूत। दरवाजा बंद हुआ। आयजा खाली कमरे के फर्श पर बैठ गई। इसने दोनों हाथ उठाए, बंद आंखों के साथ सिर्फ एक दुआ मांगी कि किसी तरह हकीकत सामने आ जाए।
क्योंकि इसके पास अपने दिफा के लिए सच के सिवा कुछ भी नहीं था। 1 हफ्ते का वक्त बोल कर गया था। फारिस ने कहा था कि वो 1 हफ्ते में रिपोर्ट निकाल देगा, लेकिन अभी तक आयजा ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। तो वो रिपोर्ट कैसे बनाता? डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ बातें होने लगी थी कि बड़े बड़े मर्द मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाने वाला लगता है, एक औरत के सामने हार गया। अभी तक रिपोर्ट ही सामने नहीं आई। अफसर भी इस पर तनकीद करने लगे। वो सोचने लगा कि क्रीम जो कह रहा था शायद वो बिल्कुल ठीक था। दरअसल फारिस अभी भी लिहाज कर रहा था, लेकिन आज इसने सारे लिहाज तोड़ देने का फैसला कर लिया। वो कमरे में आया। इसने आयशा को बुरी तरह पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। लेकिन इसने फिर भी ये कहा कि मैं बेगुनाह हूं। तो फारिस ने कहा कि कुछ इल्जाम मौत से भी बड़े होते हैं, इसका अंदाजा तुम्हें सुबह तक हो जाएगा। इसने से बेड पर धक्का दे दिया। जब सुबह हुई तो आयशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बेड की सफेद चादर पर वो बड़े बड़े धब्बे इस बात का चीख चीख कर सबूत पेश कर रहे थे कि अगर ये लड़की क्रिमिनल बैकग्राउंड की होती तो फिर अभी तक बागीदार कैसे हो सकती थी। फारिस ने आयशा को अस्पताल पहुंचाने में ताखीर की, क्योंकि इसकी नजर में वो अब भी एक मुलजिम थी। वो अपनी फाइल मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ था कि अचानक इसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ इसके बॉस थे, फौरन इस लड़की को अस्पताल पहुंचाओ, फिर सीधा मेरे दफ्तर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फारिस चंद लम्हे खामोश था। इसे समझ नहीं आया कि अचानक ये हुक्म क्यों दिया गया। फिर भी ये बराह रास्त हुक्म था। इसने मजीद सवाल किए बगैर आयशा को पुलिस कस्टडी के साथ अस्पताल मुंतकिल करवाया। तमाम जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो सीधा हेडक्वार्टर पहुंच गया। दफ्तर में दाखिल होते इसके बॉस ने कोई बात नहीं की। इन्होंने रिमोट उठाया, सामने लगी एलईडी स्क्रीन रोशन हुई। चंद लम्हों बाद शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। फारिस पूरी तवज्जो से स्क्रीन देखता रहा। वीडियो में आयशा सुकून से खरीदारी कर रही थी। चंद लम्हों बाद एक नकाबपोश औरत इसके करीब से गुजरी। इसने निहायत मुबारक से महारत से एक छोटा सा पैकेट आयशा के पर्स में डाल दिया। आयशा को इस हरकत का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो हस्बे मामूल आगे बढ़ गई। वीडियो खत्म होते ही कमरे में खामोशी छा गई। बॉस ने सख्त लहजे में कहा, इतनी अहम तफसील तुमने कैसे नजरअंदाज कर दी? एक बेगुनाह लड़की को मुलजिम समझकर कार्रवाई की गई। अगर इसने हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? फौरी तौर पर इसे रिहा करो, इसके खिलाफ केस खत्म करो, असल मुलजिमा की तलाश शुरू करो। फारिस के चेहरे का रंग बदल गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने सिर्फ इब्तदाई इत्तला पर एतमाद किया था। करीम ने इसे बताया था कि आयशा ये मुलजिम है। इसने खुद गिरफ्तारी के हालात या सीसीटीवी फुटेज की मुकम्मल जांच नहीं की थी। अब इसके ज़हन में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, मैं बेकसूर हूं। वही जुमला जो आयशा ने गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान बेशुमार मर्तबा दोहराया था। इसके बॉस ने कदरे नरम लहजे में कहा, इसकी मुनासिब मदद करो, उम्मीद है मामला ये खत्म हो जाए। फारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि बाज गलतियों की तलाफी सिर्फ रस्मी माफी या माली मदद से नहीं होती। कुछ फासले इंसान का पीछा बहुत देर तक करते हैं। फारिस इस वक्त एहसास जुर्म में डूब चुका था। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि जिस लड़की को वो एक खतरनाक मुजरिम समझता रहा वो तो इब्तिदा ही से कसूरवार थी। अगर इसने शुरू में तमाम सबूत खुद देख लिए होते तो शायद बात यहां तक कभी ना पहुंचती। बाहर की दुनिया में मामला किस न किस तरह दुबा भी दिया जाता। इतने बड़े महकमे के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। मगर एक सवाल ऐसा था जिसे फारिस हर हाल में हार रहा था, क्या वो अपने ही ज़मीर की आवाज को भी खामोश कर सकता था? इसलिए वो अस्पताल भी इसके सामने नहीं गया। अस्पताल की इंतजामिया ने आयशा को सिर्फ इतना बताया कि इसके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई है, वो आजाद है, अपने घर जा सकती है। साथ ही इसे एक चेक भी दे दिया। बेशक शक की बुनियाद पर आपके साथ जो कुछ हुआ ये इसका कमीशन है। आयशा ने खामोशी से वो चेक हाथ में लिया। ऐसे कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की। चंद लम्हे तक वो इस कागज को देखती रही, फिर इसे तय करके अपने बैग में रख लिया। इसके चेहरे पर ऐसा सकूत था जो किसी भी चीख से ज्यादा तकलीफदेह महसूस होता था। कुछ देर बाद वो अस्पताल से चली गई। इसी दिन फारिस ने अस्पताल फोन करके इसकी तबीयत के बारे में पूछा। इस लड़की की हालत अब कैसी है? डॉक्टर ने मुख्तसर जवाब दिया, जब आई थी तो हालत अच्छी नहीं थी, अब डिस्चार्ज हो चुकी है, अपने घर जा चुकी है। कॉल खत्म होते फारिस ने मोबाइल मेज पर रख दिया। चंद लम्हे तक वो खामोश बैठा रहा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके बाद इंसान के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। कानूनी तौर पर अब इसका एक केस खत्म हो चुका था। आयशा बेकसूर साबित हो चुकी थी। असल तहकीकात अब इस नकाबपोश औरत की तरफ मुड़ चुकी थी। बजाय फारिस का भी आयशा से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा था। फिर भी ना जाने क्यों इसके कदम बार बार ऐसी गली का रुख कर लेते थे। इस शाम भी वो अपनी गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी किए खामोश बैठा था। सामने आयशा का छोटा सा फ्लैट था। वो सिर्फ दूर से देख रहा था।
نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ اس سے ملنے کی کوشش کی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. عائزہ آہستہ آہستہ باہر نکلی. اس کے ہاتھ میں خریداری کا ایک کپڑے کا بیگ تھا. وہ اکیلی رہتی تھی. گھر کا ہر کام اسے خود ہی کرنا پڑتا تھا. بازار جانا بھی اس کی ذمہ داری تھی. فارس کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر جا ٹھہری. چہرے پر ابھی زخموں کے مدھم نشانات موجود تھے. چلتے ہوئے بھی اس کی رفتار پہلے جیسی نہ تھی. ایسا لگ رہا تھا جسے ہر قدم اٹھانے میں اسے کوشش کرنا پڑ رہی ہو. وہ خاموشی سے سڑک پار کر کے قریب دکانوں کی طرف بڑھ گئی. فارس اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ بعض فیصلوں کا بوجھ عدالتیں نہیں بلکہ انسان کا اپنا ضمیر سناتا ہے. وہ چاہ کر بھی اس بوجھ سے نظریں نہیں چڑا پا رہا تھا. رات کافی گزر چکی تھی. شہر کی سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں. ایک خاموش کافی شاپ کے کونے میں فارس اپنے بچپن کی دوست حارث کے سامنے بیٹھا تھا. میز پر رکھی کافی کافی دیر پہلے ٹھنڈی ہو چکی تھی. فارس مسلسل اس ایک ہی نقطے کو دیکھ رہا تھا جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں. حارث نے خاموشی توڑی. کیا بات ہے فارس؟ تم کئی دنوں سے دفتر بھی نہیں جا رہے. فارس نے گہری سانس لی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. حارث نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیسی غلطی؟ فارس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا. میری پوری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی. میں نے ہمیشہ اپنے کام کو سب کچھ سمجھا. پھر ایک غلط فیصلے نے میری پوری زندگی بدل دی. حارث چلا میں خاموش رہا. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تم کیا کر سکتے ہو؟ جو ہماری فیلڈ میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. فارس نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں حارث، ہر غلطی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ غلطیاں انسان کی وردی سے بڑی ہو جاتی ہیں. میں خود کو آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی. رات کو نیند نہیں آتی. آنکھیں بند کرتا ہوں تو صرف ایک ہی چہرہ سامنے آتا ہے. حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اگر تم واقعی پچھتا رہے ہو پھر اپنی غلطی کا سامنا کرو. فارس نے آہستہ سے سر جھکا لیا. چند دن بعد ایک شاپنگ مال کے اندر عائزہ خاموشی سے ضرورت کا سامان دیکھ رہی تھی. پہلے کی نسبت وہ زیادہ خاموش رہنے لگی تھی. لوگوں کے قریب آنے پر بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی. اسی دوران کسی کے قدم اس کے قریب آ کر رکے. اس نے سر اٹھایا. سامنے فارس کھڑا تھا. عائزہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا. وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے اچانک کوئی بھیانک خواب اس کے سامنے آ گیا ہو. فارس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھ سے ڈرو نہیں. عائزہ کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا. آپ اسے تو ڈرنا چاہیے. یہ الفاظ سن کر فارس کی نظریں جھک گئیں. میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عائزہ خاموش رہی. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. عائزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے پاس آپ کے لیے معافی نہیں ہے. فارس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں. پھر بھی ایک بار میری بات سن لو. عائزہ نے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا. میں کچھ نہیں سننا چاہتی. فارس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گئی. صرف اتنا کہہ دو کہ ایک دن مجھے معاف کرنے کی کوشش کرو گی. عائزہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. ہر زخم معافی سے نہیں بھرتا. وہ مڑی. چند قدم آگے بڑھی. پھر رکے بغیر بولی، دوبارہ میرا پیچھا مت کیجیے. وہ وہاں سے چلی گئی. فارس دیر تک وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. پہلی بار اسے پوری شدت سے احساس ہوا کہ بعض معافیاں مانگنے سے نہیں ملتی. انہیں قبول کرنا صرف سامنے والے کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد اسے خود کو مکمل طور پر کام سے الگ کر لیا. دفتر جانا تقریباً چھوڑ دیا. کوئی نیا کیس قبول نہ کیا. اس کے دن خاموشی میں گزرنے لگے. راتیں جاگتے ہوئے. چند دن بعد ایک شام عائزہ ناشتے کا سامان لے کر اپنے فلیٹ کی طرف واپس آ رہی تھی. گلی میں غیر معمولی خاموشی تھی. اچانک اسے محسوس ہوا کہ دو نامعلوم لڑکے کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ایسے اپنی رفتار تیز کر دی. وہ بھی تیز چلنے لگے. عائزہ نے گھبرا کر قدم اور تیز کیے. اس سمے سامنے سے گاڑی آ کر رکی. فارس فوراً باہر نکلا. اس نے سخت لہجے میں دونوں نوجوانوں سے کہا، وہیں رک جاؤ. فارس کو دیکھتے دونوں نوجوان فوراً دوسری گلی کی طرف بھاگ گئے. کچھ لمحوں تک خاموشی رہی. عائزہ نے فارس کی طرف دیکھا. اس کے آواز میں دکھ نمایاں تھا. اب بچانے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس رہ کیا گیا جسے بچایا جائے؟ فارس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اس لیے میں آسمان پر گرج سنائی تھی. چند ہی لمحوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. فارس نے آسمان کی طرف دیکھا. بارش رکنے تک کہیں پناہ مل جائے تو بہتر ہوگا. عائزہ چند لمحے خاموش رہی پھر دھیرے سے بولی، میرے اندر انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. آپ کی طرح نہیں. رک جائیے. بارش تھم جائے پھر چلے جائیے. وہ آگے بڑی. دروازہ کھولا. خود اندر داخل ہوئی. پھر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی تاکہ فارس بھی بارش سے بچنے کے لیے اندر آ سکے. بارش کی آواز پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. فارس دروازے کے قریب کھڑا تھا. عائزہ نے اسے اندر آنے کی اجازت تو دے دی تھی مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی فاصلے کا احساس تھا. فارس نے آہستہ سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. میں جانتا ہوں صرف معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. عائزہ چند لمحے خاموش رہی پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی،
जब मैं एक ही बात बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं तो आपको गुस्सा आ रहा था। अब आप एक ही बात बार बार कह रहे हैं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। फारिस ने नजरें झुका ली। मैं समझता हूं तुम्हारा गुस्सा दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है इसे जितना मुमकिन हो सके कम कर सकूं। आयजा ने सर्द लहजे में पूछा, कैसे कम करेंगे? फारिस के पास इस सवाल का आसान जवाब नहीं था। मैं नहीं जानता कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन मैं अपनी गलती से भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हें वो इंसाफ मिले जिसकी तुम हकदार हो। आयजा ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें वापस नहीं आती फारिस साहब, को जख्म नजर नहीं आते मगर इंसान के अंदर रह जाते हैं। फारिस खामोश खड़ा रहा। मैंने सोचा था कि शायद अल्फाज से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि एतमाद मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आयशा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आपको अगर वाकई अपनी गलती का एहसास है तो मेरी जिंदगी से दूर रहकर भी आप इसे साबित कर सकते हैं। मुझे सुकून चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा संभालनी है। फारिस ने आहिस्ता से सर हिलाए। मैं वादा करता हूं अब तुम पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं करूंगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, चंद लम्हों के लिए रुका, फिर बोला, मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि तुम मुझे माफ कर दोगी, बस इतना चाहता हूं कि एक दिन तुम ये जरूर सोचो कि मैंने अपनी गलती को समझा था। आयजा ने कोई जवाब नहीं दिया। फारिस खामोशी से बाहर निकल गया। बारिश अब भी जारी थी मगर पहले फारिस को महसूस हुआ कि कुछ रास्ते माफी मांगने से नहीं खुलते। इंसान को पहले खुद को बदलना पड़ता है, फिर वक्त फैसला करता है कि कौन सा रिश्ता दोबारा बन सकता है और कौन सा सिर्फ एक सबक बनकर रह जाता है। एक दिन फारिस और आयजा का फिर से सामना हो गया। वो कहने लगी कि आप क्या चाहते हैं, क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं? तो कहेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तिल मिलाकर कहेगी कि ठीक है फिर कर ले मेरे से शादी, वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। देखती हूँ आप मुझसे शादी करके मेरी कितनी कदर करते हैं। वैसे भी आप पाकिस्तानी मर्दों को ये लगता है कि शादी हर चीज का हल है। एक पल को फारिस इतना खुश हो जाएगा कि भूल जाएगा कि इसने अचानक से हाँ कैसे कह दिया और फौरन शादी के लिए मान जाएगा। और फिर वो लोग एक दिन तय करेंगे जिस दिन निकाह हो और सादा से निकाह की रस्म हो जाएगी। मस्जिद में बैठा कर निकाह हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के निकाह में आ जाएंगे। फारिस इसे अपने घर ले आएगा, लेकिन इस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर देगा जहां पर इसे रखकर इसके साथ इंटेरोगेशन की थी। शादी के बाद भी आयजा और फारिस की जिंदगी फौरन पहले जैसी नहीं हो गई थी। निकाह का रिश्ता कायम हो चुका था मगर आयजा के दिल में मौजूद खौफ और फासले भी बाकी थे। वो फारिस के साथ एक ही घर में रहती थी मगर कभी कभी इसे अंदर से लगता था जैसे वो अब भी अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाए हुए है। फारिस इस बात को समझता था। वो जानता था कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि अब सब बदल गए। इंसान के दिल में पैदा होने वाला खौफ वक्त के साथ ही खत्म होता है, इसलिए इसने आयजा पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। शुरू के दिनों में आयजा हर बात सोच समझ कर करती थी। फारिस अगर कोई सवाल करता तो वो मुख्तसर जवाब देती। अगर फारिस घर आता तो इसके कदमों की आवाज सुनकर खामोश हो जाती। वो कोशिश करती कि अपने जज्बात जाहिर न करे। फारिस ने महसूस किया कि आयजा को अल्फाज से ज्यादा अमल की जरूरत है। एक दिन फारिस दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। आयजा ने देखा कि इसकी फाइलें मेज पर बिखरी हुई हैं। पहले तो वो खामोश रही, फिर आयजा से फाइलें तरतीब देने लगी। फारिस ने इसे देखा तो हैरान हुआ। तुमने ये सब क्यों किया? आयजा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, बस ऐसे ही। फारिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर इसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये छोटी सी बात भी इसके लिए बहुत बड़ी तब्दीली थी। वक्त गुजरता गया। फारिस ने कभी अपनी मर्जी आयजा पर मुसल्लत नहीं की। अगर वो किसी बात पर खामोश रहती तो इसे वक्त देता, अगर वो परेशान होती तो सिर्फ इतना कहता कि जब दिल करे बात कर लेना। ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता आयजा के दिल में एक नया एहसास पैदा करने लगा। एक शाम आयजा की तबीयत खराब थी। फारिस ने दफ्तर से जल्दी वापसी की। वो इसके लिए दवा लेकर आया और खामोशी से मेज पर रख दी। आयजा ने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? फारिस ने जवाब दिया, तुम्हारी आवाज से अंदाजा हो गया था। आयजा कुछ देर इसे देखती रही। इसे पहली बार महसूस हुआ कि फारिस अब वो शख्स नहीं था जिसके साथ सिर्फ सख्ती जुड़ी हुई थी। वो एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था जो अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। एक दिन आयजा ने खुद फारिस से एक बात की कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि जिंदगी इतनी बदल सकती है। फारिस ने खामोशी से इसकी बात सुनी। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान है। नहीं था, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम सब भूल जाओ, बस इतना चाहता हूँ कि आज जो वक्त हमारे पास है इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। आयजा ने पहली बार इसकी बात पर खामोश रहने की बजाय सर हिलाया। आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। पहले सिर्फ जरूरत की बात होती थी, फिर छोटी छोटी बातों पर गुफ्तगू होने लगी। आयजा ने महसूस किया कि फारिस इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा है। वो इसके फैसलों की इज्जत करता है। फारिस के लिए भी एक नया सफर था। वो जानता था एतमाद मांगा नहीं जाता बल्कि अपने रवैये से हासिल किया जाता है।
कुछ महीनों बाद जमान हाउस में वो खामोशी नहीं रही थी जो पहले महसूस होती थी। अब वहां मामूल की जिंदगी के रंग नजर आने लगे थे। कभी दोनों साथ खाना खाते, कभी घर के मामलात पर बात करते, कभी किसी छोटी सी बात पर इख्तलाफ भी हो जाता, मगर फिर बातचीत से मसला हल कर लेते। आयशा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को दोबारा कबूल करना शुरू कर दिया। अब वो हर लम्हा माजी के साए में नहीं रहती। फारिस ने एक दिन ऐसे कहा, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारा इत्मीनान वापस हासिल करने में बहुत वक्त लगा है और शायद हमेशा कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आयशा ने खामोशी से इसे देखा। अब मुझे महसूस होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है अगर वो वाकई बदलने की कोशिश करे। ये सुनकर फारिस की आंखों में सुकून उतर आया। इसकी जिंदगी अब एक आम जोड़े की तरह आगे बढ़ने लगी थी। खुशियां भी थी, छोटी छोटी नाराजगियां भी थी, हंसी के लम्हे भी थे। दोनों जानते थे कि मजबूत रिश्ते से मोहब्बत से नहीं बनते बल्कि एहतराम, सब्र और एक दूसरे की कदर करने से बनते हैं। एक दिन आयशा ने फारिस को अपने पास बिठाकर बहुत नरमी से एक बात कहने का फैसला किया। इसके लहजे में शिकायत कम थी, फिक्र ज्यादा थी। वो जानती थी कि फारिस अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ये भी चाहती थी कि कोई और बेकसूर इंसान इस तकलीफ से ना गुजरे जिससे वो खुद गुजरी थी। फारिस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। फारिस ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। कहो आयशा, क्या बात है? आयशा ने चलने में खामोश रहकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप ये काम छोड़ दें। जिस तरह आपने एक बेकसूर इंसान को सिर्फ शक की बुनियाद पर इतनी सख्ती का सामना करवाया, वो गलत था। मुझे डर लगता है कि कल को कोई और बेगुनाह इंसान भी किसी गलत फैसले की वजह से तकलीफ न उठाए। कुछ लोगों की आहें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। फारिस खामोश हो गया। वो जानता था आयशा ये बात गुस्से में नहीं कह रही थी, वो इसकी बेहतरी चाह रही थी। इससे पहली बार महसूस हुआ कि आयशा अपने जख्मों के बावजूद इसके लिए अच्छा सोच रही है। तुम ठीक कह रही हो आयशा, अब मुझे भी इस काम में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। मैंने बहुत करीब से देखा है कि गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आयशा खामोशी से इसे देखती रही। मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूंगा, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करूंगा, नए आने वाले अफसरान को काम सिखाऊंगा, इन्हें यह समझाऊंगा कि इख्तियार के साथ जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन खुद दोबारा ऐसी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। यह सुनकर आयशा के चेहरे पर सुकून आ गया। आपने मेरी बात का मान रख लिया। फारिस ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी बात मेरे लिए सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक याद दहानी थी कि इंसान को अपने फैसलों का हिसाब खुद भी देना पड़ता है। आयशा के दिल में मौजूद कुछ मलाल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इसे खुशी थी कि फारिस ने सिर्फ अल्फाज नहीं कहे बल्कि अपने अमल से साबित करने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद आयशा ने एक और बात की, फारिस, मैं दोबारा नौकरी करना चाहती हूँ। मैं पहले भी काम करती थी, शादी के बाद 2-3 महीने का वक्फा आ गया। फारिस ने फौरन जवाब दिया, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर सकती हो। आयशा ने कहा, लेकिन मेरा वक्त बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है, मुझे सुबह जाना होगा, शाम को वापस आना होगा। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में मसरूफ रहूंगा, कोशिश करेंगे कि वापसी पर एक साथ वक्त गुजारें, दिन भर की मसरूफियात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर रात का वक्त सिर्फ हमारा होगा? फारिस ने खुश होकर कहा, हाँ, जहां हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, दिन की थकन खत्म करेंगे। आयशा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है। फिर इस दिन के बाद दोनों की जिंदगी में एक नई तरतीब आ गई। जब फारिस के डिपार्टमेंट वालों को मालूम हुआ कि वो अपनी मौजूदा पोस्ट छोड़कर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए दरख्वास्त दे चुका है, तो सब हैरान रह गए। जिस अफसर के नाम से बड़े बड़े मुजरिम खौफ महसूस करते थे, वो अचानक अपना रास्ता बदल रहा था। दफ्तर में चंद साथी इसके पास आए, इनके चेहरों पर हैरत साफ नजर आ रही थी। फारिस, तुम वाकई डिपार्टमेंट छोड़ रहे हो? फारिस ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। एक अफसर ने हैरत से कहा, तुम्हें किसी मुजरिम की बददुआ लग गई है क्या? तुम्हारे नाम से तो लोग कांपते थे, हमारे डिपार्टमेंट की पहचान ही तुम्हारी वजह से थी। फारिस ने चलने में खामोश रहकर सबको देखा। शायद तुम लोग इसे बददुआ समझ रहे हो, मगर मैं इसे अपनी जिंदगी का सबक समझता हूँ। सब खामोश हो गए। ताकत मिल जाए तो इंसान को लगता है कि वो हमेशा दुरुस्त है, मगर असल इम्तिहान यही होता है कि वो ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है। मैंने फैसला किया कि अब मैं नए लोगों को ये समझाऊंगा कि कानून एक साथ इंसाफ भी जरूरी है। एक साथी ने कहा, मगर तुम तो इस काम में सबसे बेहतर थे। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेहतर होना काफी नहीं होता, सही होना भी जरूरी होता है। इस दिन फारिस ने अपनी माजी के एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया। वक्त के साथ इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वही फारिस जो पहले हर वक्त गुस्से में रहता था, हर बात को सख्ती से देखता था, अब एक मुख्तलिफ इंसान बन चुका था। अब इसके दिन सिर्फ केसेस के पीछे नहीं गुजरते थे बल्कि एक घर के सुकून में भी गुजरते थे। कभी कभी फारिस दफ्तर से थका हुआ घर वापस आता तो दरवाजा खोलते आयशा की आवाज सुनाई देती, आप आ गए। ये छोटा सा जुमला भी फारिस के लिए बहुत खास बन चुका था। इसने कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा घर होगा जहां कोई इसका इंतजार करेगा, जहां वापसी पर इसे सुकून मिलेगा। आयशा भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी।
वो दोबारा काम करने लगी थी। कभी वो फारिस से पहले घर पहुंच जाती, कभी फारिस खुद इसे दफ्तर से लेने आ जाता, कभी दोनों रास्ते में किसी छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा लेते, कभी घर जाकर मिलकर खाना बनाते। एक शाम फारिस घर आया तो देखा आयजा किचन में खड़ी थी। आज आपने जल्दी कैसे कर ली? फारिस ने मुस्कुराकर कहा, सोचा आज तुम्हें इंतजार न करना पड़े। आयजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते थे। फारिस ने आहिस्ता से कहा, पहले मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ काम का नाम है, अब समझ आया कि जिंदगी इन लोगों का नाम है जो आपके आने का इंतजार करते हैं। आयजा ने खामोशी से इसे देखा। इसे खुशी थी कि फारिस ने सिर्फ बातें नहीं बदली बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का अंदाज बदल लिया था। दोनों के दरमियान वो फासला नहीं रहा जो कभी मौजूद था। अब इनके दरमियान बातचीत थी, एतमाद था, एक दूसरे की कदर थी। फारिस ने अपनी गलतियों से सीख लिया था कि इंसान की असल कामयाबी दूसरों पर इख्तियार हासिल करना नहीं बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाना है। आयशा ने भी महसूस किया कि वक्त के साथ साथ कुछ रिश्ते हमेशा वादों से नहीं बल्कि मुसलसल अच्छे अमल से मजबूत होते हैं। इनकी जिंदगी अब एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह आगे बढ़ रही थी, छोटी छोटी खुशियों के साथ, रोजमर्रा की मसरूफियात के साथ, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश के साथ। फारिस को महसूस होता था कि जिंदगी ने इसे दूसरा मौका दिया है। इस बार वो इसे जाया नहीं करना चाहता था। फारिस को काफी अरसे बाद लगने लगा था कि जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई है। माजी की तल्ख यादें अब भी कहीं न कहीं मौजूद थी, मगर आयशा के बदलते रवैये ने इसे सुकून दिया था। इसे लगता था कि शायद जिंदगी ने इसे एक दूसरा मौका दिया है जहां वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। इस दिन वो आयशा से पहले घर पहुंच गया था। दोनों के पास घर की चाबियां मौजूद थी, इसलिए जो पहले आता वो खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता था। फारिस ने जैकेट उतारी, कमरे में खामोशी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, आयशा अंदर आई। इसके हाथ में खूबसूरत गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ डब्बा था। फारिस ने मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है आयशा? आयशा ने डब्बे को देखते हुए कहा, मेरे काम पर एक कोलीग ने दिया है, वो यहाँ से जा रही है इसलिए इसने मुझे तोहफा दिया। फारिस ने सर हिला दिया। अच्छा। आयशा ने वो डब्बा कमरे में रखे काले रंग के टेबल पर रख दिया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए कुछ बना देती हूँ। फारिस ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं, तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आयशा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जरा जल्दी आ गया था इसलिए मैंने आज खाना बना दिया। आयशा के चेहरे पर खुशी आ गई कि मेरे प्यारे हस्बैंड को क्या हो गया, बेचारा मेरे लिए खाना भी बनाता है। फारिस हंस दिया, भाई तुम्हारे लिए नहीं बनाया तो फिर किसके लिए बनाना है? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं 10 मिनट में नहा कर आती हूँ। वो तौलिया लेकर अंदर चली गई। फारिस किचन की तरफ गया। इसने बड़ी मोहब्बत से खाना तैयार किया था। आज इसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। इसे अच्छा लग रहा था कि अब इसकी जिंदगी में सिर्फ फाइलें नहीं थी बल्कि एक घर था जहां कोई इसका इंतजार करता था। वो टेबल पर खाना लगाने लगा, प्लेटें रखी, पानी रखा। फिर अचानक इसकी नजर इसी काले टेबल की तरफ गई जहां आयशा ने वो डब्बा रखा था। फारिस के कदम वहीं रुक गए। डब्बे के एक किनारे से सफेद रंग का बारीक सा पाउडर बाहर निकला हुआ था जो टेबल पर बिखेर गया। एक लम्हे के लिए से लगा शायद ही कोई आम चीज है, मगर अगले लम्हे इसके तजर्बे ने इसे चौंका दिया। ये आटा नहीं था, ये वो चीज थी जिसे वो बरसों से पहचानता था। फारिस का चेहरा बदल गया। इसने फौरन डब्बा उठाया, एहतियात से इसे खोला। अंदर मौजूद पैकेट देखते इसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये कोकेन थी। इसके हाथ चंद लम्हों के लिए रुक गए। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस घर में वो सुकून समझ रहा था वहां ये राज छुपा हुआ था। इसी वक्त आयशा कमरे से बाहर आई। इसके बाल तौलिए से खुश्क हो रहे थे। फारिस ने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या है? आयशा रुक गई। फारिस ने पैकेट की तरफ इशारा किया, हमारे साथ फिर से किसने साजिश की है, लगता है वो औरत अब तक पकड़ी नहीं गई। देखो इसने फिर तुम्हारे डब्बे में कोकेन रख दी, ये ड्रग्स है। आयशा ने इसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। फारिस हैरान हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आयशा ने तौलिया एक तरफ रखा। मुझे पता है। फारिस के चेहरे पर हैरत आ गई। क्या मतलब तुम्हें पता है? आयशा आराम से कुर्सी पर बैठ गई। खाना तो बहुत मजेदार बने, पहले खाना खा लेते हैं। फारिस इसे देखता रह गया। आयशा तुम जानती हो ना ये सब क्या है? वो प्लेट में खाना निकाल चुकी थी। एक निवाला खाया, फिर मुस्कुरा कर बोली, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया मेरी जान। फारिस की परेशानी बढ़ गई। आयशा मेरी बात सुनो। इसकी आवाज में गुस्सा आ गया। आयशा मेरी बात सुनो। अचानक आयशा ने बुलंद आवाज में कहा, सुन रही हूँ। फारिस खामोश हो गया। अगले लम्हे आयशा हंसने लगी। इंसानी नफ्सियात का एक मसला है। इंसान एक दफा जब किसी पर शक करता है ना, फिर इसका वो शक गलत साबित हो जाए तो फिर वो पूरी दुनिया पर शक कर सकता है, मगर इस इंसान पर शक नहीं कर सकता। फारिस के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। आयशा ने सुकून से खाना खाते हुए कहा, मिस्टर फारिस जमान, आपने अंडरवर्ल्ड में अपना अंधेरा मचा रखा है। मुजरिम आपके नाम से थर थर कांपते थे। अब आप इतने बड़े नाम को, इतने ईमानदार अफसर को किस तरह से खरीदा जाता? आपकी तो कोई कीमत भी नहीं थी। आपको रोका नहीं जा सकता था, मगर आपको उलझाया जा सकता था। वो चंद लम्हे रुकी, इसलिए उलझाया हमने, एहसास गुनाह में उलझाया। फारिस के हाथ साकित हो गया। आयशा की आवाज में अब एक अजीब सा एतमाद था।
ये सब कुछ प्लान था आपके खिलाफ। मेरे पर्स में कोई इतना भारी पैकेट रख देगा और मुझे पता नहीं चलेगा, जबकि मुझे पता है कि ड्रग्स सूंघने वाला कुत्ता इसी शॉपिंग मॉल में फिर रहा था। फारिस खामोश खड़ा था। आयजा ने आगे कहा, इत्तेफाक से आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर मैं 1 सेकंड में आपसे शादी करने के लिए मान गई, फिर आपकी आइडियल बीवी भी बन गई। आपको ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगा मेरी जान? फारिस का खून खोलने लगा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस कहानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ रहा था, शायद एक बहुत बड़ी चाल थी। आयजा ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं थी ड्रग्स डीलर, यही तो मेरा काम है, मगर फिर मुझे आपको उलझाने का काम दिया गया। जो करना था वो मुझे बहुत मजा आया। देखिए मैं कामयाब हो गई। इसने एक निवाला खाया। आपने डिपार्टमेंट छोड़ दिया। फारिस जमान का नाम हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतना कहकर वो हंसने लगी। फारिस इसे देखता रहा। इसके सामने वही आयजा बैठी थी जिसे वो कभी बेकसूर समझकर बचाने की कोशिश करता रहा था, मगर अब इसे समझ आ रहा था कि हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। फारिस के लिए वो लम्हा जैसे वक्त के रुक जाने जैसा था। एक तरफ इसके सामने वो हकीकत खड़ी थी जिसे इसके यकीन को तोड़ दिया, और दूसरी तरफ वो औरत थी जिसके लिए इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। इसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अगर ये सब सच है तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो या नहीं। कानून अपना रास्ता लेगा। वारिस ने अपनी पुरानी जैकेट में से हथियार निकाला और सीधा आयजा की पेशानी पे टिका दिया, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अपनी पसंदीदा औरत की पेशानी से वो हथियार टिकाए खड़ा था। लेकिन आयजा के चेहरे पर अब भी अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो कि फारिस के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। वो आहिस्ता से इसके करीब आई। फारिस के हाथों में कपकपाहट साफ महसूस हो रही थी। आयजा ने बड़े आराम से उसका हाथ पकड़ा और अपनी पेशानी से निशाना बना हटाकर अपने पेट पर टिका दिया। फारिस समझ नहीं पाया कि इसने ऐसा क्यों किया। आयजा ने नरम लहजे में कहा, फारिस आप हमेशा दूसरों के फैसले बहुत मजबूती से करते आए हैं, मगर आज पहली बार आपको अपने फैसले का बोझ महसूस हो रहा है। फारिस ने हैरत से इसे देखा। इस लम्हे आयजा ने एक ऐसी बात कही जिसने फारिस के कदमों तले जमीन खींच ली। आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैं रास्ते से अस्पताल गई थी। फारिस का चेहरा बदल गया। अस्पताल? आयजा ने धीरे से कहा, आप पापा बनने वाले हैं। चंद लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फारिस के लिए खबर खुशी भी थी और एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी। इसके ज़हन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे। अभी कुछ लम्हे पहले जिस हकीकत ने इसे तोड़ दिया था, अब इसके साथ एक नई जिंदगी जुड़ी हुई थी। इसकी आंखों में नमी आ गई। वो आहिस्ता से पीछे हटा, जैसे इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। गुस्सा था, दुख था, मोहब्बत थी, खौफ था। आयजा ने सिर्फ इसे देखा, फिर खामोशी से वहां से जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, वैसे बिरयानी अच्छी बनी थी। फारिस कुछ न कह सका। आयजा कमरे में चली गई। फारिस वहीं खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था, वो क्या करे। अगर वो कानून के मुताबिक कदम उठाता तो एक तरफ इसका फर्ज था, एक अफसर होने के नाते वो जानता था कि जुर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक रिश्ता था, एक आने वाली जिंदगी थी, एक ऐसा इंसान था जिसे वो कभी अपनी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा समझने लगा था। इससे पहली बार एहसास हुआ कि फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं होते, कुछ फैसले इंसान के दिल के अंदर होते हैं, जहां कोई आसान रास्ता नहीं होता। फारिस ने आंखें बंद कर ली। इसने हमेशा दूसरों से सच मांगा था, आज जिंदगी से अपना सच मांग रही थी, और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में फंस चुका था। हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि फारिस जमान की जिंदगी जिस रास्ते पर चल रही थी, वो रास्ता बिल्कुल बदल चुका था। जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी कानून और इंसाफ के नाम पर गुजारी थी, वो आज इसे घर में खामोश खड़ा था, जहां एक ऐसी हकीकत मौजूद थी जिसे वो कबूल भी नहीं कर पा रहा था और नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। आयजा अब भी इसे घर में रह रही थी, वही आयजा जिसके बारे में फारिस सब कुछ जान चुका था। वो जानता था कि वो इस दुनिया का हिस्सा है जिससे वो कभी नफरत नहीं करता था, मगर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हर दिन फारिस के लिए एक इम्तिहान बन चुका था। वो इसे देखता तो इसे अपनी मोहब्बत याद आती, वो इसकी माजी के बारे में सोचता तो इसे अपने फर्ज की आवाज सुनाई देती, मगर फिर इसकी नजर आयजा के वजूद में पलटी हुई इस नई जिंदगी पर पड़ती तो इसका दिल नरम पड़ जाता। एक दिन फारिस ने फैसला किया कि वो गुस्से से नहीं बल्कि मोहब्बत से बात करेगा। वो आयजा के सामने बैठा, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आयजा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। आयजा ने इसकी तरफ देखा। कहिए। फारिस ने गहरी सांस ली। तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें मालूम है रास्ता कहाँ ले जाता है? तुम्हारे पास एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? आयजा खामोश रही। फारिस ने इसके चेहरे पर नजर डाली। से लगा जैसे आयजा के अंदर कोई बात दफन है, जैसे वो कुछ कहना चाहती है, जैसे इसके अंदर से कोई बाहर आने के लिए बेताब है, मगर वो खुद को रोक रही है। आयजा अगर कोई वजह है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आयजा ने नजरें हटा ली। मैं तो यही करती हूँ फारिस, आपको जो करना कर ले। फारिस को इस जवाब ने अंदर तक तोड़ दिया। वो जानता था कि आयजा के अल्फाज के पीछे कोई राज छुपा हुआ है, मगर वो राज सामने नहीं आ रहा था। वह गुजरता गया। 9 महीने इसी कश्मकश में गुजर गए। फारिस हर दिन खुद को समझाता रहा कि जैसे बच्चा दुनिया में आएगा वो सब कुछ बदल देगा।
इसने एक मंसूबा बना लिया, वो आयशा और अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चला जाएगा, ऐसी जगह जहां पर इस दुनिया का कोई साया ना हो, जहां आयशा दोबारा इस रास्ते पर वापस न जा सके, जहां वो अपने बच्चे और फारिस के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। फारिस ने एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा घर खरीद लिया। इसने जरूरी सामान वहां मुंतकिल करवा दिया था। वो चाहता था कि आयशा मां बनने के बाद शायद अपने बच्चे को देखकर बदल जाएगी, शायद इसके अंदर छुपी हुई इंसानियत दोबारा जाग जाएगी। अब डिलीवरी का वक्त करीब था, मगर आयशा ने फारिस को कुछ नहीं बताया। इसने ये बताया कि वो अस्पताल जा रही है, ना ये बताया कि कौन से अस्पताल जा रही है। एक दिन जब फारिस घर वापस आया तो घर की खामोशी ने इसे परेशान कर दिया। आयशा घर में नहीं थी, जमीन पर कुछ बर्तन टूटे हुए पड़े थे। फारिस का दिल डूबने लगा। वो फौरन समझ गया कि शायद आयशा को तकलीफ शुरू हो गई थी। इसे फोन मिलाया, मगर फोन बंद था। इसके हाथ कांपने लगे। वो एक एक करके करीब के अस्पतालों में जाने लगा। हर जगह आयशा की तलाश करता रहा। फिर अचानक इसके फोन पर कॉल आई। अस्पताल से कॉल थी कि आप फारिस जमान बात करें। फारिस से फौरन जवाब दिया, जी बताएं आयशा कहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी अहलिया की हालत बहुत नाजुक है, आप फौरन अस्पताल पहुंचे। बच्चा बिल्कुल ठीक है, मगर इनकी हालत खराब है। फारिस ने अस्पताल का नाम सुना तो चौंक गया। यह अस्पताल तो बहुत दूर था। वो बगैर वक्त जाए के वहां पहुंच गया। जब वो अंदर गया तो इसके कदम रुक गए। आयशा कमजोर हालत में बेड पर थी। इसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में सुकून था। फारिस की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इससे बचाएं, जो करना करें, बस इसे बचा लें। वो बाहर जाने लगा ताकि डॉक्टर से बात करे, मगर आयशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। फारिस रुक गया। आयशा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे जाने दो, और अगर मुझसे नफरत करते हो तो मुझे बचा लो। फारिस हैरान रह गई, क्या कर रही हो आयशा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा की आंखों में नमी आ गई। बस मुझे यही सुनना था फारिस। मुझे यकीन चाहिए था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से नहीं देखता। फारिस ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आयशा ने आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसे कभी ये महसूस ना होने देना कि इसकी मां ने इसे छोड़ दिया था। फारिस कुछ ना कह सका। आयशा ने आखिरी बार इसे देखा। मुझे सुकून चाहिए फारिस। फिर वो खामोश हो गई। फारिस के लिए वो लम्हा जैसे खत्म हो गया। वो अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में खो चुका था। बाद में जब आयशा को मिट्टी के हवाले किया गया तो फारिस ने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया। वो नन्ही सी जिंदगी जो आयशा की आखिरी निशानी थी। कुछ देर बाद जब फारिस ने आयशा की चीजें संभाली तो इसकी नजर इसकी बंद मुट्ठी पर पड़ी। इसने आयशा से हाथ खोला। अंदर एक छोटी सी यूएसबी थी। फारिस हैरान रह गया। इसने वो यूएसबी संभाल कर रख ली। इसके पास एक सवाल था, आयशा ने ये क्या छुपा रखा था? फारिस अपने बेटे को लेकर अपने पहाड़ी इलाके वाले घर में चला गया। वहां इसने एक आया रख ली जो बच्चे की देखभाल करती थी, मगर रात की खामोशी में फारिस अक्सर वही यूएसबी हाथ में लिए बैठा रहता। वो जानना चाहता था कि आयशा की असल कहानी क्या थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे आयशा अपनी आखिरी सांस तक छुपाती रही। फारिस ने कांपते हाथों से यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इस छोटी सी चीज के अंदर आयशा की पूरी हकीकत छुपी हुई है, वो हकीकत जिससे इसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद आयशा का चेहरा सामने आया। वही चेहरा जिसे फारिस ने आखिरी बार अस्पताल में देखा था, मगर आज इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी जिससे इसने अपनी पूरी जिंदगी का बोझ उठाया हो। आयशा ने कैमरे की तरफ देखते हुए आहिस्ता आवाज में बोलना शुरू किया, मेरा नाम आयशा है। मैं एक दूर दराज गांव से ताल्लुक रखती हूँ, मगर मेरे ख्वाब हमेशा बड़े थे। मैंने तालीम हासिल की, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश की, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि इंसान को अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। वो चंद लम्हे खामोश रही। मेरी शादी अजम नामी लड़के से हुई। वो बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमारी जिंदगी बहुत सादा मगर खूबसूरत थी। फारिस खामोश बैठा स्क्रीन को देख रहा था। आयशा की आवाज दोबारा सुनाई दी, शादी के बाद हम हनीमून मनाने के लिए इलाके में गए। हम खुश थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त हमारे इंतजार कर रहा है। वीडियो में आयशा की आंखें नम हो गई। जब हम होटल से चेकआउट कर रहे थे तो एक अजीब सा दिखने वाला शख्स हमारे पास आया। इसने मेरे शौहर आजम की कलाई में हथकड़ी लगा दी। इस हथकड़ी का दूसरा हिस्सा एक ब्रीफ केस के साथ जुड़ा हुआ था। फारिस ने बेख्तियार अपनी सांस रोक ली। हम दोनों हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आजम ने इस शख्स से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? आयशा ने नजरें झुका ली। इस शख्स ने कहा कि ब्रीफ केस होटल के कमरा नंबर 303 में पहुंचा कर आओ। इस कमरे की चाबी इन लोगों के पास है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये ब्रीफ केस तुम्हारे साथ बांधा रहेगा, और अगर पुलिस को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। फारिस की आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। हम दोनों बहुत खौफजदा हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आम लोगों की जिंदगी को एक खेल समझते हैं। हमने सोचा कि बस ये ब्रीफ केस पहुंचा देते हैं और इस मुसीबत से निकल जाएंगे। आयशा की आवाज भारी हो गई। जब हम इस कमरे तक पहुंचे और ब्रीफ केस खोला तो हमारे होश उड़ गए। इसके अंदर ड्रग्स थी। कमरे में खामोशी छा गई। हम जान गए थे कि हम एक ऐसी साजिश में
चुके हैं जिससे निकलना आसान नहीं था। मगर जब इन लोगों ने मुझे देखा तो इनकी नीयत बदल गई। वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे। फारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। अज़म मुझे छोड़कर कैसे जाता, वो मुझसे मोहब्बत करता था। इसने मुझे बचाने की कोशिश की, इसने इन लोगों के सामने मजाहमत की, मगर वो बहुत ज्यादा थे। आयजा ने कुछ लम्हे रुककर खुद को संभाला। जब इन्हें लगा कि अज़म ऐसे नहीं जाएगा तो इन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। इन्होंने कहा कि अगर मैं इनके लिए काम करूंगी, इनकी बताई हुई जगहों पर चीजें पहुंचाऊंगी तो वो अज़म को छोड़ देंगे। फारिस ने आंखें बंद कर ली। मैं मजबूर हो गई। मैंने 6 महीने तक इनकी बात मानी। मैं हर दिन ये सोचकर गुजारती रही कि एक दिन अज़म वापस आ जाएगा, एक दिन हम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। आयजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया फारिस। इन्होंने कहा कि मेरा आखिरी काम होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे आजाद कर देंगे। फारिस का दिल जोर से धड़का। मगर मुझे 2 हफ्ते पहले हकीकत पता चली। मुझे मालूम हुआ कि अज़म को इन्होंने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन वो मुझे लेकर गए थे। फारिस अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। वो मुझसे झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि हम तुम्हें इससे मिलने नहीं देंगे, बात नहीं करवाएंगे, जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो इसे आजाद कर देंगे। मगर वो कभी वापस नहीं आने वाला था। आयजा की आवाज बहुत धीमी हो गई। मेरे पास जीने की सिर्फ एक वजह बची थी, मेरे अंदर एक जिंदगी पल रही थी। फारिस ने अपने आंसू साफ कर अपने पास रखे हुए बच्चे की तरफ देखा जो सो रहा था। आयजा की आवाज जारी थी, ये बच्चा मेरा और फारिस का था। मेरे लिए ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। मैं चाहती थी ये दुनिया में आई, ये जान सके कि इसकी माँ ने कितनी मुश्किलों के बावजूद इसे बचाने की कोशिश की। फारिस की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मैं जानती थी कि शायद मैं ज्यादा वक्त इस दुनिया में नहीं रह सकूंगी, मगर मैं चाहती थी मेरा बच्चा महफूज रहे, इसे एक ऐसा बाप मिले जो इसे मोहब्बत दे, जो इसे सच बताए। आयजा ने कैमरे की तरफ देखा। फारिस मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या लगा कि मैं एक मुजरिम हूँ, मगर मैं सिर्फ एक मजबूर इंसान थी जो अपने शौहर को खोने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी हुई। अगर कभी तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए तो मेरे बच्चे को ये जरूर बताना कि इसकी माँ बुरी औरत नहीं थी, वो सिर्फ हालात की मारी हुई एक इंसान थी। आयजा की आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी फारिस, शायद इसलिए मैं चाहती थी कि तुम हकीकत जान सको, तुम मेरे बच्चे के बाप हो, इसकी हिफाजत करना। ऐसे कभी महसूस ना होने देना कि इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया था। वीडियो खत्म होने से पहले आयशा ने आहिस्ता से कहा, अपना ख्याल रखना फारिस, और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद स्क्रीन स्याह हो गई। फारिस कई लम्हों तक बिल्कुल साकित बैठा रहा। फिर अचानक इसके अंदर का जब्त टूट गया। वो फुट फुट कर रोने लगा। आज इसे समझ आया कि आयशा कभी वो नहीं थी जो वो समझता रहा। वो भी इसकी तरह एक अच्छी इंसान थी, एक ऐसी इंसान जो हालात के हाथों मजबूर हो गई। वो मुजरिम नहीं थी, वो एक शिकार थी। फारिस आंखें बंद करने से याद आया कि इसने आयशा को किस नजर से देखा था, कितनी बार इसने गलत समझा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आयशा इस दुनिया से जा चुकी थी, शायद अपने अज़म के पास, इस शख्स के पास जिससे वो कभी मोहब्बत करती थी। मगर इसकी आखिरी निशानी फारिस के पास थी, इसका बेटा, वो बच्चा जो आयशा और फारिस की मोहब्बत की निशानी था। फारिस अपने बेटे को गोद में उठाया और आंसू भरी आंखों से इसे देखा। अब इसके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी बाकी थी, आयशा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। आयशा के जाने के बाद फारिस की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक रह गया था, इसका बेटा अली, वही बच्चा जिसे आयशा अपनी आखिरी सांसों तक फारिस के हवाले कर गई। फारिस ने अपनी पूरी जिंदगी इस नन्ही सी जान के नाम कर दिया। अब इसकी सुबह अली की मुस्कुराहट से शुरू होती और रात इसके माथे को चूमकर खत्म होती थी। पहाड़ी इलाके वाले घर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अली की मासूम आवाजें इस घर को जिंदगी देती थी। फारिस खुद इसका ख्याल रखता था, इसे खाना खिलाता, इसके साथ खेलता, इसे कहानियां सुनाता। जब अली बीमार होता तो पूरी रात इसके पास बैठा रहता। एक दिन अली फारिस के पास बैठा अपनी छोटी सी गाड़ी से खेल रहा था। इससे मासूमियत से पूछा, बाबा मेरी अम्मी कैसी थी? फारिस चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इस सवाल में इसके लिए बहुत सी यादें छुपी थी। इसने अली को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी अम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान थी। अली ने हैरान से पूछा, वो खूबसूरत थी? फारिस ने प्यार से इसके बाल संवारे। हाँ बेटा, मगर सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत बहादुर थी। इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा मगर फिर भी अपने अंदर की अच्छाई को खत्म नहीं होने दिया। अली खामोशी से अपने बाप की बात सुन रहा था। तुम्हारी अम्मी बहुत मोहब्बत करने वाली थी, इन्हें हमेशा दूसरों की फिक्र रहती थी। वो चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, वो चाहती थी तुम हमेशा सच का साथ दो। अली ने मासूमियत से पूछा, बाबा अम्मी मुझे छोड़कर क्यों गई? फारिस ने आंखें नम हो गई, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, बेटे को गले लगा लिया। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई बेटा, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हर अच्छी आदत में। वक्त गुजरता गया। अली अब 3-3.5 साल का हो चुका था। वो घर में भागता फिरता था, कभी फारिस के दफ्तर की कागजात लेकर बैठ जाता, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से फारिस की मदद करने की कोशिश करता। फारिस इसे देखकर अक्सर सोचता कि अगर आयशा जिंदा होती तो अपने बेटे को देखकर कितना खुश होती। एक शाम फारिस सहन में बैठा था। अली इसकी गोद में सर रखे सो रहा था। फारिस ने आसमान की तरफ देखा। इसके दिल में आयशा की याद ताजा हो गई। इसने आयशा से कहा, आयशा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अली का ख्याल रखूंगा, मैंने अपना वादा पूरा किया।
اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فارس جانتا تھا کہ زندگی میں بہت کچھ بدل گیا، مگر کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی محبت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے فارس سے دوبارہ شادی کا ذکر کیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ علی کے لیے بہتر ہوگا کہ گھر میں ایک عورت ہو، مگر فارس نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، میری زندگی میں اب کسی اور جگہ نہیں ہے، میری دنیا میرے بیٹے علی سے مکمل ہے۔ وہ علی کو دیکھ کر مسکراتا، میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا، علی میرے لیے سب کچھ ہے، میں اس کا باپ بھی بنوں گا اور اس کی ماں کی کمی بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ فارس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ عائزہ کو واپس نہیں لا سکتا، مگر وہ اپنی محبت کی آخری نشانی کو ضرور سنبھال سکتا ہے۔ اور اسی طرح فارس زمان نے اپنی باقی زندگی ایک باپ بن کر گزارنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو صرف زندگی دینا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے بھی یہ سکھانا چاہتا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔